लेकिन आज संविधान के लिए जिस तरह का माहौल लोगों ने बनाया है, संविधान का जिस तरह से ये गलत तरीके से व्याख्या करते हैं, जिस तरह से लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, जिस न्याय नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, शिक्षा नहीं मिल रहा है, उस सब कुछ चीजों के लिए ही राहुल जी लड़ाई लड़ रहे हैं। और राहुल जी जो कहते हैं वो कहीं गलत भी नहीं है। राहुल जी ने नीट परीक्षा का बोला, आपके सामने परीक्षाओं के सामने निकल के आ गया। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी की मंशा ऐसी कतई नहीं है। वंदे मातरम और जो है जनगण मन, ये दोनों ही हमारे देश के हर नागरिक के लिए एक नैतिक जिम्मेदारी के साथ साथ संवैधानिक जिम्मेदारी भी है। लेकिन सवाल यह है कि मुद्दा सिर्फ यहां उठ रहा है कि सजा की बात जो हो रही है, अपमान की बात हो रही है, उसमें कहां कांग्रेस अपमान कर रही है? हम तो स्वीकार कर रहे हैं ना उसको। आपने संविधान में किया संशोधन, हमने स्वीकार किया है, मना तो नहीं किया। मैंने तो इतना बोला है कि जो बार बार मेरे मित्र बोल रहे हैं कि जनता की, गरीबों की समस्याओं को एक दरकिनार कर दिया, शिक्षा को कर दिया, रोजगार को कर दिया, स्वास्थ्य को कर दिया, सारी चीजों एक तरफ कर दिया। अब इस तरह की बातें लेके आ गए। मंदिर चोरी का मामला था, वो आप देखिए, जो लोग जमपतरा जैसे लोग जिनके नाम थे, वो वापस से भाग के फिर बैठ गए, वो कहते मैं नहीं बैठूंगा। तो इससे आप अंदाज लगा दीजिए कर क्या रहे हैं ये लोग। ये सिर्फ धर्म की राजनीति करके लोगों को, इस देश को बंटवारे की ओर ले जाने का, माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं। इससे अलावा कुछ नहीं करते। कांग्रेस पार्टी को इन सब चीजों का आपत्ति नहीं है, मगर मैं कहना चाहता हूं आदरणीय कि समझने की कोशिश करिए, देश को चलाइए, युवाओं को रोजगार दीजिए, शिक्षा दीजिए और उस भविष्य में उनको अपने आप को मजबूत खड़ा होने का मौका दीजिए। चलिए ठीक है, वैभव बैस जी आपके पास आता हूं। वैभव जी देखिए, अब इतना मैच्योर तो हो चुका है वोटर कि वो समझने लगा है कि जब जब सत्ता पक्ष परेशानी में रहता, आप अकेले नहीं, कोई भी सत्ता पक्ष, तो वो ऐसा कुछ करने की कोशिश करता है कि मामला थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाए। क्या आपको लगता है वंदे मातरम के इस विवाद का पॉलिटिकल माइलेज, जो आप कभी नहीं स्वीकार करते और सबको लगता है कि इसीलिए किया गया है, वो आप ले पाएंगे और जो प्रेशर बिल्टअप हुआ है उससे निकल पाएंगे, कांग्रेस को कटघरे में जनता की अदालत में आप खड़ा कर पाएंगे? लीगली तो देखिए ज्यादातर अभी हमने सुनाया, हेमंत गुप्ता जी भी कह रहे हैं कि लीगली अगर कोई शांति से खड़ा है तो आप उस पर एक्शन नहीं ले सकते। जेपी धनोपिया जी भी बोल रहे हैं और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने फैसला किया है तो सोच समझ के किया होगा। लेकिन जनता की अदालत में गुनहगार साबित कर पाएंगे क्या आप कांग्रेस को? अभिलाष जी, कांग्रेस जनता की अदालत में 2014 से ही गुनाहगार साबित हो गई है और यह विषय कांग्रेस का नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने अभी पहले स्टेटमेंट में कहा था कि कोर्ट के कानून में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि 2 पद गाना है कि 6 पद गाना है। वो भी उनका कंफ्यूजन दूर हो गया कि 6 के 6 पद गाने हैं, 3 मिनट और 10 सेकंड में गाने हैं। ठीक है सर, मैं आपसे उम्र में छोटा हूं, आपसे दुनिया कम देखा हूं, लेकिन आप लोगों की पार्टी राहुल गांधी जी से लेके आप तक सिर्फ ब्लफ में चलती है। अभिलाष जी, स्वस्थ राजनीति और देश की राजनीति क्या होती है कि जब नरसिम्हा राव जी इस देश के प्रधानमंत्री थे तो संयुक्त राष्ट्र में अटल जी को, जो उस समय के नेता प्रतिपक्ष थे, देश को रिप्रेजेंट करने के लिए भेजे थे। जब देश ने परमाणु परीक्षण किया था तो भारतीय जनता पार्टी ने और अटल जी ने खास तौर से भूरी भूरी प्रशंसा की थी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की। हम अगर वंदे मातरम का गीत को लेकर कानून का दर्जा देते हैं, उसके संरक्षण के लिए कानून लाते हैं, तो कांग्रेस को उसमें भी आपत्ति करनी, ये कांग्रेस का चरित्र है। 1947 में देश का बंटवारा हुआ, एक तबके ने धर्म के आधार पर दूसरा देश ले लिया, दूसरा देश धर्मनिरपेक्ष बना जो हमारा भारत देश है। तो इस धर्मनिरपेक्ष देश में किसी भी वर्ग को, किसी भी तबके को, किसी भी राजनीतिक दल को इस देश के राष्ट्रगीत को गाने में क्या समस्या हो सकती है? क्या समस्या हो सकती है? और लोगों को समस्या हो नहीं रही है। कांग्रेस उस समस्या को और बढ़ा रही है। कांग्रेस चाहती ही है कि देश का अंदर अस्थिरता रहे, देश में जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो सब आने से रुक जाए, देश का विकास का सूचकांक निचले पायदान पे आए। कांग्रेस की ये मानसिकता है कि देश के अंदर का माहौल खराब करना है, चाहे किसी भी चीज को लेके। ठीक है, लेकिन वैभव जी एक चीज ये है कि संविधान में संशोधन ये पॉलिटिकल नफे नुकसान या विपक्ष को घेरा जाएगा, इसी पर क्यों होता है? अभी 30 तारीख को जो नजदीक आ रही है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और आसपास के करीब 18 राज्यों के करीब 25 लाख शिक्षक दिल्ली में कह रहे हैं कि हम जंतर मंतर पर आएंगे। उनके साथ समस्या है और वो मांग कर रहे हैं लगातार, अपने अपने राज्यों से ज्ञापन दिए गए हैं कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार विधेयक ला करके, अध्यादेश ला करके हमें टीटी की परीक्षा से मुक्त करा दे। तो ऐसी चीजों पर भी तो कभी कुछ संसद हमारी करे, बीजेपी करती दिखे कि यहां कुछ हो रहा है। ऐसे मुद्दों से दरकिनार जब कई दिनों से प्रदर्शन चल रहे होते हैं, आप खुद लड़ाई लड़ते रहे हैं डीलिस्टिंग की छत्तीसगढ़ में, आप तो बेहतर समझ सकते हैं। आज तक 1970 से वो चीज पड़ी हुई थी, आज तक उस पर डिसीजन नहीं हो पाया। वो डिसीजन उन्हीं मुद्दों पर क्यों होते हैं जो बीजेपी के पॉलिटिकल डिस्कोर्स को सूट करते? वो डिसीजन उन मुद्दों पर क्यों नहीं होते जिनकी धार पर तैर करके बीजेपी सत्ता तक तो आती है
लेकिन फिर उसे आगे नहीं बढ़ाती है। आप लोग धर्मांतरण को लेकर के बात करते थे, केंद्र ने आज तक धर्मांतरण, आपने कहा था धर्मांतरण पर हम बड़ा कानून लाएंगे, केंद्र लाए नहीं लाया, केंद्र राज्य सरकार ला रही है अपने अलग से। आप लोग कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, केंद्र क्यों नहीं ले आता? तो आप लोग जहां फायदा होता है वहां पर काम करते हैं, वहां कानून बनाते हैं, संविधान में संशोधन करते हैं। और यह आरोप लगता है बीजेपी पर कि जहां आम लोग 25 लाख शिक्षक परेशान, आदिवासी लाखों करोड़ों परेशान हैं, जो कहते हैं कि भाई डीलिस्टिंग का मामला सुलझा दीजिए, प्रदर्शन करते हैं, आप लोग उसका समर्थन करते थे, विपक्ष में थे। तो ये मुद्दे कहां जाएंगे फिर? वंदे मातरम आगे अच्छी बात है, आप जैसा चाहते थे हुआ, जनता के हिसाब से काम कब होगा? सर, जनता के हिसाब से ही काम हो रहा है अभिलाष जी। मैं फिर से अपनी बात को दोहराना चाहूंगा कि 2014 में जब हम लोग इस देश की सत्ता में आए थे, तो हमें देश जिस कंडीशन में मिला था ना अभिलाष जी, वो आज तक सुधारते उसका सुधार एक अभी भी चल रहा है। शौचालय बनवाने से शुरू किया था हम लोगों ने सुधार कार्य, और 14 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनवाने पड़े हैं इस देश में 2014 के बाद से लेकर आज की तारीख तक। आवास इन लोगों को आवाज देने का एक क्रांतिकारी फैसला यही सरकार लेके आई। धनोपिया साहब, आप मेरे को बोल लेने दीजिए। कितना कर्जा बढ़ेगा सर, ये तो बता दीजिए। धनोपिया जी प्लीज बोल। कितना कर्जा बढ़ गया, मैं पूछ रहा हूं आपसे, कितना कर्जा बढ़ गया देश में? हम उनका प्राथमिकता से निराकरण करते हैं। शिक्षकों का विषय है, बहुत जल्दी उनसे भी बातचीत की जाएगी, बहुत जल्दी उस समस्या का भी निराकरण किया जाएगा। सरकार हर वर्ग के अधिकार के लिए जागरूक है, और हमारा विपक्ष इतना माशाअल्लाह है अभिलाष जी कि हमें देश के लिए वंदे मातरम के ऊपर हम कानून बनाते हैं, तो हमारा विपक्ष उसमें भी कहता है कि हम तो ये नहीं मानेंगे। ठीक है, तो हमारी समस्याएं थोड़ी दूसरी है, हमारे को विपक्ष बहुत शानदार मिला है। ठीक है, तो हेमंत गुप्ता जी, ऐसे विपक्ष के साथ डील करने में हमको कुछ समस्याएं आती है, लेकिन हम उस समस्याओं से रास्ता निकाल के लोगों की हेमंत गुप्ता जी को बिल्कुल नहीं रोकते, वो सब काम निरंतर चलेगा। हेमंत गुप्ता जी, बहुत सारे ऐसे बड़े मसले हैं जो देश की मुख्य धारा में आ ही नहीं पाते। मैंने आदिवासियों का बड़ा मसला बताया, डीलिस्टिंग। बहुत समय 1970 का, मुझे जितना पता है, मेरी जानकारी बहुत छोटी रहती है, पर जितना मुझे पता 1970 का एक प्रस्ताव जो है केंद्र के पास पड़ा हुआ है कि भाई इस पर फैसला ले लीजिए। धर्मांतरण के विरोध में कड़ा कानून देशव्यापी नहीं बन पा रहा। जो ऐसे मुद्दे हैं जिनमें डेयर लगता है, जिनमें हिम्मत लगती है, और वो दिखते हैं सीधे तौर पर कि ये देश के हित के मुद्दे हैं, उनको पीछे दबाए रखना और नए नए मुद्दों को ला करके उन पर पॉलिटिकल पूरी की पूरी फोकस जो है उसको गेन कर लेना, क्या ये देश की सियासत का इतिहास जो है वही वर्तमान और वही भविष्य रहेगा, या आपको लगता है कि कभी मुख्य मुद्दों पर भी बात हुआ करेगी? अविनाश जी, एक बात बताइए, जी। जब आप कहते हैं कि बदल नहीं रही है दुनिया, बदल नहीं रही है, तो दुनिया कब बदलेगी? जब आप खुद को बदलेंगे। जी। कांग्रेस की मानसिकता आज तक नहीं बदली। मैंने 40 साल पत्रकारिता भी किया और ये कानून का विशेषज्ञ बना। जब पढ़ा तो कहा कि भाई ये कैसा संविधान है हमारे देश का जो सबको सब आजादी देता है। तो यही कांग्रेस एक तरफ कहती है आर्टिकल 19 को लेते हुए कि हमें हर चीज पर अभिव्यक्ति की आजादी है। तो आर्टिकल 14 कहता है कि आपको अगर आजादी है तो सबको कानून के नजर में बराबर है। अब ये बताइए कि सरिया कानून कब बना? 1937 में। आपको पता होगा 1939 में एक मैगजीन निकलती थी, और उस मैगजीन में को पढ़ करके महात्मा गांधी ने, नाम भूल रहा हूं मैं उसका, महात्मा गांधी ने कहा कि नहीं, हमें पूरा राष्ट्रगीत गाना चाहिए क्योंकि ये राष्ट्र का मामला है। ये कहां लिखा हुआ है कि दो गाना? भाई उस वक्त एक ही मामला था कि देश में जो कुछ लोगों को, कुछ वर्गों को हिंदू देवी देवताओं से तकलीफ थी, तो उन्होंने कहा कि जब धर्म के नाम पर देश का बंटवारा हो जाएगा तब हम इसको देखेंगे। तो जब देश का बंटवारा धर्म के नाम पर हुआ तो मुस्लिम अपना चले गए, वो तो वहां नहीं गाते वंदे मातरम, वो वहां नहीं गाते जना गना मना। तो जब इस बात को हुआ तो आप देश बंटने के बाद अब आप उस फैसले को नकार रहे हैं, तो फिर आपने 1971 में कानून क्यों बनाया? मुझे ये बताइए, कांग्रेस नहीं बनाई ना। और आपने ही कहा कि इसके सम्मान को जहां दर्जा नहीं जाएगा उस पर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। आपने दंडात्मक करवाने की बात कही, तो आप लॉ की स्पिरिट, कानून की स्पिरिट को क्यों नहीं बताते हैं? आप अधूरी बात क्यों करते हैं? आप, एक कहावत है ना कि एक लेडी गई डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने पूछा कि आप प्रेग्नेंट है? लेडी ने अपने पेट में हाथ फिरते हुए कहा लगता तो है कि मैं प्रेग्नेंट। ऐसा कहीं होता है? या तो होगा या तो नहीं होगा। पर ये
और अपने हिसाब से आप कानून को घुमाएंगे, संविधान को बताएंगे, ऐसा देश नहीं चलता है। एक तरफ हम मुसलमानों को कहते हैं कि भैया आप कानून के नजरों में बराबर है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि नहीं हम कानून नहीं मानेंगे, संविधान नहीं मानेंगे, हमारा शरिया कानून होगा। ठीक है, तो ये देश कहां है? पहले ये कानून कांग्रेस तय कर ले। कांग्रेस की जो परिभाषा है वो यही है कि भाई वो अपनी मानसिकता को आज तक चेंज नहीं कर पाए, ये सबसे बड़ा नैरेटिव है। ठीक है नीरज जी, फाइनल कमेंट आपसे लेता हूं। नीरज जी देखिए, जिस तरह से पॉलिटिकल पूरा का पूरा माहौल बना हुआ है और बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वंदे मातरम पर हो गया है, तो क्या पीछे छूट जाएंगे बड़े मुद्दे जो चल रहे थे इस वक्त देश में, या आपको लगता है कि जनता, जो आप पहले कह रहे थे कि जनता उन्हीं मुद्दों पर जुड़ी रहेगी? क्योंकि हमने देखा है कि बहुत जल्दी माइंडसेट चेंज होता है, आप भी कह रहे थे जल्दी भूल जाते हैं लोग यहां पर, तो माइंडसेट चेंज होगा नहीं होगा, क्या लग रहा है आपको? देखिए अभिलाष जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि जंतर मंतर पे बैठे छात्र और रांची में बैठे छात्र जी, एक तो देश की सबसे बड़ी महापंचायत पार्लियामेंट में जितने भी राजनीतिक दल हैं, सबने एक नई चीज जो हमें सिखाई वो ये सिखाई कि जंतर मंतर पर बैठे छात्र अलग थे और रांची में अलग थे। तो छात्रों के दो प्रकार हिंदुस्तान में आ गए और देश में पहली राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी देखने को मिली जो अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी पार्लियामेंट के खिलाफ। तो मुझे लगता है कि जिस देश का स्वास्थ्य और शिक्षा कमजोर होगी उस देश की कभी तरक्की नहीं हो सकती। क्या पार्लियामेंट में इन चीजों की चर्चा नहीं होनी चाहिए? अभी हमारे बड़े भाई हैं, तमाम योजनाओं की बात कर रहे थे, एक योजना बता दीजिए भारत सरकार की जो नई लाए हो आप, एक आज तक 12 सालों में जितनी योजनाएं चल रही हैं, आपने नाम चेंज किया। इससे पहले भी इंदिरा आवास था, इससे पहले भी शौचालय मिलते थे, इससे पहले भी राशन दिया जा रहा था। आप उसको अपनी योजना बताकर देश की जनता को लगातार गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता पढ़ी लिखी है, समझदार है और अब जान रही है। अपने आंकड़े सार्वजनिक करने को बोलिए ना, जिन लोगों ने पहले दिया। वैभव जी बोलने दीजिए। सनातन की ही बात करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। एक योजना आपके पास नहीं है। एक बड़ी बात अभिलाष जी में बता दूं आपको कि अभी आपको याद होगा प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ था, वहां सैकड़ों हजारों की संख्या में सीसीटीवी फुटेज कैमरे लगाए गए थे। एक आदमी की डेड बॉडी का फुटेज नहीं आया, सरकारें कहती कोई नहीं मरा, तमाम को मुआवजा दिया गया। और वही बात चली जाइए आप पहलगांव में, तो जहां आतंकी आए और हमला करके चले गए, एक एक आदमी का वीडियो और फुटेज जारी हो रहा है। ये क्या तरीका है? ये क्या है? क्या वहां आतंकी हमला करने आए थे कि रील बनाने आए थे? रील बनाने तो मुझे लगता नहीं आए थे। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों को जनता समझ गई है और अब आपके झांसे में आने वाली नहीं है। जी अभिलाष जी। ठीक है, तो ये मामला देखिए, भले ही कहे कि वंदे मातरम देश की अस्मिता और सम्मान का सवाल है, ये बिल्कुल है आम जनता के लिए। बीजेपी की कांग्रेस के लिए तो पॉलिटिकल सवाल है, और पॉलिटिक्स कांग्रेस ने उस वक्त भी की थी जब इसके छंदों को हटाया गया था, और बीजेपी आज कर रही है जब इसे वापस जोड़ा गया है। उस वो देश हित के लिए है या जनता के फायदे के लिए, इस पर बहस हो सकती है। लेकिन हाँ, यह तय है कि इसका फायदा या नुकसान किसी ना किसी को होगा, और मुझे जितना जान पड़ता है वो ऐसा लगता है कि बेवजह बात बढ़ाने की जरूरत क्या थी, हम रूठे ही कब थे मनाने की जरूरत क्या थी। कांग्रेस ने यहां पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस मामले से अगर दूरी बनाए के चलती, ऐसे चल रही थी, तो शायद ज्यादा सहज स्थिति में होती। उसने बहुत मौका दे दिया बीजेपी को कि वो फिर से आपको देशभक्ति, देशद्रोही, राष्ट्रवाद और उस तरफ खींच कर ले जाए। आप असल मुद्दों से वापस उन मुद्दों की तरफ जा रहे हैं जहां पर बीजेपी पिछले करीब 1.5 दशक से आप पर भारी पड़ रही है। बहुत शुक्रिया करता हूं मैं वैभव जी आपका, जेपी धनोपिया जी, हेमंत गुप्ता जी, नीरज महेरे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।